हेलो वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सी जी टेट 2022 के गणित वाले पार्ट के लिए आज हम प्रश्न 91 से 101 तक का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर हो सके तो पेन और पेपर लेकर के आप खुद भी बैठिए साथ में, और 10-15 मिनट निकालेंगे और हम मैथ्स के जो पोर्शन है उसको फटाफट एक बार देखते चलेंगे। ठीक है, मेरा नाम है हर्ष पाठक और आप देख रहे हैं टेरॉन टेस्ट यूट्यूब चैनल। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम जो जो डिस्कस करने वाले हैं वो बीजगणित, ज्योमेट्री, अंकगणित और शिक्षा शास्त्र शास्त्र का एक सवाल था, बैंकर्स मॉडल, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल जो था वो ये है, 7 x+7/2 = 3 - 7, इसको सॉल्व करना है। तो ये एक अलजेब्रा का सवाल है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। देखिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसको लिखेंगे x+7 इक्वल्स टू, जो नीचे 2 था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 2 × 3 - x, तो ये मल्टीप्लाई किए 2 × 3 6 बन गया, और फिर ये माइनस 2x बन गया। ठीक है, तो x+7 इक्वल्स टू 6 - 2x बन गया। अब इस -2x को हम इधर ले जाएंगे और इस 7 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया x+2x यानी कि 3x इक्वल्स टू 6, और ये +7 था, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो -7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, -1/3। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हम अलजेब्रा का ही क्वेश्चन अभी ले लिया है, तो हमने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ले लिया है, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक करते आ रहे हैं। तो अभी अलजेब्रा कर रहे हैं तो अलजेब्रा के सवाल कर रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस में वैसा नहीं चल रहा है। 91 से 101 तक पूरा डिस्कस होगा, परंतु सीक्वेंस जो है हम टॉपिक बाय टॉपिक देख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 98, इसमें क्या बोल रहा है, 3x+2y+3z और 4x-6y+5z। ठीक है, इनका योग कीजिए, योग मतलब कि सम, एडिशन कीजिए से, और जो एडिशन करने का जो वैल्यू आए उसको में उसमें से ये वाला जो पार्ट है इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए जो जो वेरिएबल्स जो हैं, जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो x और x के सामने पे जो कांस्टेंट पार्ट है वो ऐड हो जाएगा, तो 4+3 7x बन जाएगा। वैसे ही +2y, y के सामने क्या है कांस्टेंट, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -6 है, तो ऐड होकर के क्या बन जाएगा, 2 + -6 इक्वल्स टू -4। और फिर 3z + 5z, इसको ऐड करेंगे तो +8z बन जाएगा। तो ये जब तीनों वैल्यूज को हमने ऐड किया तो क्या बना, 7x - 4y + 8z। इसको अगर कोई मतलब मैथ्स में अगर बहुत ही खराब हो मान लीजिए किसी का, तो इस तरीके से लिख लीजिए, है ना। और ऐड करना है तो ऐड का सिंबल लगा लीजिए, 4x - 6y + 5z, ऐसा लिख लीजिए। अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को ऐड करेंगे तो 7, फिर जो x है तो x को ही ले आइए, -4y + 8z। ठीक है, ओके। अब ये जो वैल्यू आई इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, 6x + 7y - 2z। अब इसको घटाना है, जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बदल जाएगा, साइन फ्लिप हो जाता है जैसे ही नेगेटिव करते हैं, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो अब 7 और -6 को करेंगे तो x बचेगा, 4 और -7 करेंगे तो -11 बचेगा, और 8 + 2 यहाँ पर 10 बचेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब सब्सट्रैक्शन होगा तो जो ओरिजिनल साइन है वो फ्लिप हो जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर डी, विच इज x - 11y + 10z। ठीक है, घटाते समय ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये याद रखेंगे। अगर -a + b - c है तो ये बन जाएगा -a - b + c। ठीक है, साइन जो है आपके फ्लिप हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
अगला है कॉन्ग्रुएंसी पे सवाल है एक, ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांग समकता, पता नहीं ये हिंदी ट्रांसलेशन कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, इंग्लिश में हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक चित्र दिया हुआ है, ये एक ठीक है चित्र दिया हुआ है जिसमें डी ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, डी ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, सी बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, दोनों के ही परपेंडिकुलर है। ये ए बी हमारी जो रेखा है उसके ऊपर डी ए और सी बी दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। और ए सी की जो लंबाई है, ए सी की जो लंबाई है वो बी डी के बराबर है ना, ए सी की लंबाई बी डी के बराबर है, राइट। तो अब इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस कथन में एक्चुअली सही वो एक्चुअली क्वेश्चन जो था वो कॉन्ग्रुएंसी का था, कि इसमें से कॉन्ग्रुएंट कौन सा है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, इसमें से कॉन्ग्रुएंसी अगर आप खुद से देखना चाहें तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी किस प्रकार की होती है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और राइट हैंड साइड। ये 5 प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी, 5 प्रकार की जो है कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो मैथ्स में ट्रायंगल्स में पाई जाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ए बी सी और आपका बी ए डी दोनों में ही हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्योंकि सेम है और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं और एक साइड भी कॉमनली शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं। तो उसमें से एक सही ऑप्शन जो था वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तीन कोणों का योग 180 होता है भैया, किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए तीन कोणों का सम 180 डिग्री ही होता है। ऐसा कोई भी एक फिगर, एक पॉलीगॉन जिसके तीन कोण बंद हों और उनके फिगर्स का वैल्यू जब ऐड करें, एंगल को जब ऐड किया जाए, ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ये तीनों को ऐड किया जाए और 180 बने तो उसी को त्रिकोण बोलते हैं, ठीक है। अन्य दो कोणों क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है ना, समकोण त्रिभुज, अन्य दो कोण न्यून कोण होंगे। तो जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो अगर ए 90 डिग्री है और टोटल एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि ये ट्रायंगल है 180 डिग्री होता है और ए जो है क्योंकि समकोण ट्रायंगल है तो फिर ये 90 डिग्री होता है, तो एंगल बी प्लस सी का क्या मैं बोल सकता हूँ, सम 90 डिग्री होगा। यानी कि दोनों के दोनों एंगल बी भी 90 से छोटा होगा और एंगल सी भी 90 से छोटा होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को मिल करके 90 बना रहे हैं, यानी कि दोनों 90 से छोटे। और ऐसी कोई भी चीज़ जो 90 से छोटी होती है, जो एंगल 90 से छोटा होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं, है ना। तो अन्य दोनों कोण न्यून कोण होंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अन्य दो कोणों का योग भी 90 होगा, ये तो हमने अभी देख ही लिया है ना। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 है, ए की वैल्यू 90 है तो बी प्लस सी की वैल्यू भी 90 होगी, तभी तो 90 प्लस 90 मिलके 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये भी सही है। तो अब बचा जो ऑप्शन बच गया, रह गया गलत, वही है अन्य दो, ये बिल्कुल ऑप्शन डी का उल्टा है, ऑप्शन डी है ना, अधिक कोण होते हैं, तो ये गलत हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, किसी भी आकृति के मूल गुणधर्म हमेशा याद रखें, सत्य नहीं है वाले प्रश्नों पर हर विकल्प पर ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न में क्या पूछा गया था, सत्य नहीं है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा आए जहां पर सत्य नहीं है पूछा जाए, मतलब असत्य कथन पूछा जाए, तो उसको ऑलरेडी मार्क कर लेना, एक बार ऐसे अंडरलाइन कर लेना या गोला कर लेना कि असत्य पूछा गया है, सत्य नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं और उसके बाद 101 को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल मतलब आप 10 सेकंड 15, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 1 मिनट लग जाता है, 1.5 मिनट लग जाएगा, जैसे कि कोई भी आपका चक्रवर्ती ब्याज का अगर सवाल आ जाए, तो वैसे सवाल जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। कोई भी ऐसा सवाल जिसमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा डिवीजन होगा
उसको आपको आखिरी में करना है जब भी अटेम्प्ट करेंगे। और कोई भी ऐसे सिंपल सवाल जो एक नज़र में आपको समझ में आ जाए तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यही आपके पास और फेल का बिल्कुल एक लक्ष्मण रेखा क्रिएट करता है। ठीक है, तो कौन से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। समपूरक कोणों का योग 180 होता है। इनमें से कौन से समपूरक, यानी कि इंग्लिश में बोले तो सप्लीमेंट्री, आई थिंक सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। तो देखिए 30 प्लस 150 भी हो गया 180, 5 प्लस 175 180, 89 प्लस 91 को भी जोड़ेंगे तो 180। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को अगर देखेंगे तो 23 प्लस 177 ये हो गया 200। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए फिर से क्या पूछा गया है, नहीं है, तो हमेशा क्या करना है, अंडरलाइन या गोला कर लेंगे, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये बाकी सारे जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल है, ये नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन है संपूरक कोण की। जो डेफिनेशन होती है कि कोई भी दो एंगल को ऐड करने पर अगर 180 आ जाए तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, ए बी का संपूरक, बी सी का संपूरक। जैसे जैसे ये सारे ऑप्शन है 30 और 150, 5 और 175, ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है आप लोगों का और फरवरी में ही पेपर है, तो थोड़ा सा हम स्पीड से कर रहे हैं। वीडियो को आप एक बार दो बार आराम से देखिएगा और खुद से ज़रूर बनाइए, खुद से ज़रूर इसको लिखिए या प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स वाला पार्ट तो आपको बनाना ही चाहिए। प्रश्न 101, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करें। ठीक है, तो फॉर्मूला देखेंगे भैया। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, एक अगर हम क्यूब को देख लें तो क्यूब का ये क्या बोल रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो सरफेस एरिया है जिसको आप छू सकते हैं ना, जिस एक कोई क्यूब ले लें तो क्यूब के जिस भी एरिया को आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उस एरिया को अगर हम जोड़ दें टोटल तो उसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरफेस एरिया। तो देखिए एक क्यूब जो होता है वो 6 छोटे छोटे स्क्वायर से मिलके बना होता है, तो इसलिए फॉर्मूला उसका होता है 6 इंटू जो एक स्क्वायर का एरिया है ना, ये एक स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। देखिए एक तो होता है कि फॉर्मूला रट लें कि 6 ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला, एक होता है कि वो फॉर्मूला कैसे बना कि भैया एक जो ये आपका क्यूब है उसमें 6 जो है सरफेसेस हैं, 6 सरफेस होती है ना एक क्यूब में, और हर एक सरफेस का एरिया कितना है, क्योंकि वो एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर होता है। तो ऐसे कितनी है, 6 सरफेस है, तो 6 ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। तो इसको अगर आप वैल्यू को बस डालेंगे तो देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 इंटू 15 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं दिया, बट अगर ये क्वेश्चन भी आपको सिर्फ दिया होता तो भी आप समझ जाएंगे कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, अब इसका अगर मान लीजिए आपको दो चीजें और है ना, इसका आप वॉल्यूम निकालिए। एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि आप कमेंट करके आप बताएं कि अगर इसका 15 सेंटीमीटर वाला ही भुजा वाला एक क्यूब है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। और दूसरा सवाल है अगर इसकी भुजा होती 13 तो फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता, वो भी आप कैलकुलेट करके कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और यूनिट के साथ बताएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना, अंकगणित के सवाल पे अब हम आ चुके हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी जो होती है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये समानांतर श्रेणी है जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, हिंदी में समानांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इनमें एक कोई भी अगर सीक्वेंस आपको दे दी जाए, जैसे 1 2 3 4 5, तो सबके बीच में समानांतर डिफरेंस है, दोनों सबके सब में +1 होते जा रहा है। या एक और एग्जांपल दे दूं मैं एक सीरीज का, सीरीज है 1 3 5 7 9, सबके सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 2 का, है ना। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें हर एक पिछला टर्म दूसरे टर्म से
हर एक पिछला टर्म जो है वो अगले टर्म से एक कॉमन डिफरेंस से वेरी करता है, उसको बोलते हैं एक समानांतर श्रेणी। ये देखिए प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, यहाँ पर प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ऐसा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एस ऑफ एन, एस मतलब कि होता है सम, सम यानी योग। तो योग का एक फॉर्मूला दिया है समानांतर श्रेणी में, एस ऑफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस टू एन। ठीक है, इसमें जो पहला पद है वो ए है, समानांतर अंतर डी माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना क्या है? समानांतर अंतर निकालना है। कोई अगर आपको इस तरीके की सीरीज दी गई है, सीरीज का सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी सीरीज के सम का फॉर्मूला, ये सीरीज का फॉर्मूला नहीं है, सीरीज के सम का फॉर्मूला है। जैसे कि सीरीज है 1 2 3 4 5 और इसके सम का फॉर्मूला कि एस ऑफ 1 डालूं तो पहले टर्म का सम आ जाए, एस ऑफ एन की वैल्यू में 2 डालूं तो पहले दो पदों का जोड़ने से जो वैल्यू आ रही है वो आ जाए। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर एन की वैल्यू 3 डालूंगा तो शुरू के 3 पदों को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, यानी कि 3 + 2 + 1 6, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा एक हमको एस एस मतलब कि सम का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ओके, एस ऑफ एन इज एन स्क्वायर प्लस 2n। तो अब देखिए n की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे, n की वैल्यू s ऑफ 1 यानी कि पहले ही पद का सिर्फ सम, तो पहले ही पद का सम यानी कि पहला ही पद। ठीक है, एक आपके पास सीरीज है 1 2 3 4, अब इसमें पहले पद का सम या पहला पद बोलना एक ही बात होती है। ठीक है, पहला पद बोलूं या पहले पद का सिर्फ सम बोल दूं और कोई भी पद को जोड़ा नहीं गया है और भी कोई कोई भी वैल्यूज को जोड़ा नहीं गया है, तो वो बोलना एक ही बात होती है। इसलिए एस की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो क्या हुआ? पहला टर्म मिल जाएगा, पहला टर्म है हमारा 3। ठीक है, अब एस की वैल्यू जब हम 2 डालेंगे यानी कि पहला जो सीक्वेंस है हमारी उसका पहला टर्म और दूसरा टर्म को जोड़ा गया। ठीक है, पहले टर्म और दूसरे टर्म को जोड़ा गया तो वैल्यू जो है वो है आपकी एस ऑफ 2। 2 की वैल्यू, एस ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2, दैट इज 4 + 4 विच इज 8। ओके, तो अब हमको पता है कि पहला टर्म जो है वो 3 है और पहले और दूसरे टर्म की वैल्यू अगर 8 है, ठीक है, पहला और दूसरा टर्म a1 + a2, इसको a1 बोल देते हैं। ठीक है, वो 8 है तो a2 यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू 5 होगी। तो पहला टर्म अगर 3 है और दूसरा टर्म 5 है तो दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 में कितना जोड़े तो 5 बन गया, +2 किया, तो कॉमन डिफरेंस क्या है? आपका 2 है। और जो हमारी सीरीज बनी, सीरीज क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये हमारी सीरीज बनी। अब इस सीरीज को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सीरीज का पहला टर्म एस ऑफ 1 विच इज 3, सीरीज के एस ऑफ एन में 2 की वैल्यू डालते हैं तो 5 + 2 8 आ जा रहा है ना? तो हमको निकालना क्या था? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। और यही पूछा गया था क्वेश्चन में, ऑप्शंस और भी थे, ऑप्शंस यहाँ पर मैंने नहीं डाले। तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो है 3 और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 2। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ओके, एक देखिए, एक मुख्य सीख जो है हमारी है, किसी भी समानांतर श्रेणी में पहला पद a हमेशा s1 के बराबर होता है, सम ऑफ पहला वैल्यू, मतलब एक ही बात है। ठीक है, और nth जो टर्म होता है s ऑफ n वो a ऑफ n इक्वल्स टू s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपको 6th टर्म निकालना है तो पहले 7 वैल्यूज के सम माइनस पहले 6 वैल्यू का सम करेंगे तो उस तरीके से आ जाएगा। सॉरी, 7th टर्म निकालना है आपको, तो जो शुरू के 7 वैल्यूज थे, शुरू के 7 वैल्यूज थे और शुरू के 6 वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो आपको 7वां टर्म मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो s ऑफ 3 माइनस s ऑफ 2 कर देंगे तो भी थर्ड टर्म निकल जाएगा। देखिए फॉर्मूला तो ठीक है, आप, मैं बार बार एक चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आए। हमने जो क्यूब वाला क्वेश्चन था उसमें भी सरफेस एरिया में सिर्फ 6a² बता करके मैं आगे बढ़ सकता था, बट वो क्यों है? क्योंकि एक क्यूब के 6 एरियाज को आप टच कर सकते हैं और एक एरिया का जो वैल्यू है वो एक स्क्वायर से बनता है, और स्क्वायर का जो सरफेस एरिया होता है वो a² होता है।
मतलब कि उसका जो एरिया होता है उसमें तो सरफेस एरिया होता नहीं है क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर है स्क्वायर। बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे बने। इसमें भी मैं फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब वैल्यू पुट करता और बता सकता था, बट बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ को इमेजिन कर पाएँ, उस चीज़ को समझ पाएँ कि वो कैसे हो रही है। ठीक है, अगला है जो क्वेश्चन है वो चक्रवर्ती ब्याज वाला, जो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड, इंग्लिश में हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। हो सकता है मेरा थोड़ा हिंदी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अप डाउन हो जाए, मैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम से था, तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश के टर्म्स मुझे अच्छे से पता रहते हैं, कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, सुधार दीजिएगा, बच्चा हूँ मैं, है ना। ओके, प्रश्न जो है 100वां है। एक शहर की जनसंख्या जो है 1,25,000 है और 2% प्रति वर्ष की दर से ये बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, हमको ये जानना है। ठीक है, तो आज जो थी, कल 1 साल के बाद उसमें 2% जो ऐड हुआ, है ना, आज की जो जनसंख्या है प्लस उसका 2% वाली वैल्यू, फिर ये जो नई वैल्यू आई उसमें फिर 2% और वृद्धि हो जाएगी, 2% की और वृद्धि हो जाएगी, और फिर अब जो बड़ा नंबर आया है उसमें फिर से 2% की, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल 2% की वृद्धि हो जाएगी। जो वैल्यू आई है वो फाइनल आंसर है हमारे। तो इसके लिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो प्रारंभिक मान इंटू 1 प्लस जिस दर से वो बढ़ रहा है डिवाइडेड बाई 100 रेस टू द पावर समय। ये क्या है, ये ऐसा होता है, ये सिंबल यहाँ पे, ये रेस टू द पावर का ही सिंबल होता है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे, जैसे मैंने ऊपर पे लिखा है वैसे लिखते हैं। ठीक है, प्रारंभिक वैल्यू, कुछ लोग ये इस तरीके का भी फॉर्मूला कुछ लोगों ने देखा होगा, है ना। तो सेम ही चीज लिखी हुई है। ओके, तो जनसंख्या की वैल्यू क्या होगी, प्रारंभिक वैल्यू इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू द पावर 3। इसको लिख सकते हैं 1.02 की पावर 3। और ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, जो भी चक्रवृद्धि वाला जो क्वेश्चन होगा ना, उसको कोशिश कीजिएगा सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में सॉल्व करें। पहले जो जो इजी इजी सवाल हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.02 का पावर 3 निकालने के लिए 3 मल्टीप्लीकेशन हो गया, उसके बाद फाइनल वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करने पर एक जो है फिर एक मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा ध्यान देंगे। और यहाँ पर 1.061 के बाद या 1.06 को ही अप्रोक्सीमेटली लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पूरा इतना बड़ा वैल्यू लेने की मतलब ज़रूरत नहीं है। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे कि 1.01 टाइम्स जो इसी वैल्यू के 1.06 टाइम्स होगा वो। और ऑप्शंस ऐसे यूजुअली इसमें दूर दूर दिए रहते हैं, एकदम पास पास के ऑप्शंस होते नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आएगा 132651 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। मैं ऑप्शन इसमें डाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे को एक्चुअली जितने जल्दी सवाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा पाऊँ वो है, मेरी गलती हो गई इसमें, मुझे शायद ऑप्शन भी डाल देने थे, परंतु कोई बात नहीं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, किसी शहर की जनसंख्या की जगह आप बोल सकते हैं कि बैंक में पैसा डला हुआ है, बैंक में पैसा 5 लाख रुपए डला हुआ है जो 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, तो वह 10 साल में कितना होगा, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसका क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर दिया जाए कि एक पीटरी डिश में बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, जो कि बैक्टीरिया की संख्या है 10 लाख बैक्टीरिया, 10 लाख बैक्टीरिया है, और वो 5% की वृद्धि दर से ग्रो कर रहे हैं। तो 5% की वृद्धि दर से पर मंथ ग्रो कर रहे हैं, तो वो 12 महीने में कितना ग्रो करेंगे, सेम सेम कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। ठीक है, सिर्फ कन्वर्जन थोड़ा बहुत चेंज होगा। ओके, चलिए अब कुछ ऐसे सिंपल थोड़े से इजी सवाल जो आए थे उनको देखिए। क्षेत्रफल और डेटा रिलेटेड कुछ सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 97 था, ये आयत का क्षेत्रफल के रिलेटेड था। आयत मतलब कि आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है और चौड़ाई उसकी 20 फीट है, तो लंबाई कितनी होगी। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है ना, क्षेत्रफल जो है इक्वल्स टू लंबाई, इक्वल्स टू लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को एल मान लेते हैं, तो ये 500 इक्वल्स टू ये एल की वैल्यू क्या आ गई, 25 फीट। 25 फीट जरूर ये अपना, जब जैसे आप सॉल्व कर लिए तो ऑप्शन में जरूर देखेंगे कि अगर यूनिट मेंशन होगा तो यूनिट भी सही हो सकता है कोई 25 सेंटीमीटर और 25 फीट दोनों, और आप जल्दबाजी में कुछ और गलत यूनिट न चुन लें। ठीक है, तो सही उत्तर है 25 फीट। ठीक है, अब एक है वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों
को निरूपित करता है उसे क्या कहते हैं? ये तो बहुत सिंपल है, ये तो डेफिनेशन ही हो गया, पाई चार्ट। पाई चार्ट का डेफिनेशन। एक और चीज पाई चार्ट के बारे में खास होती है, ठीक है। ओके, जो ट्रायंगुलर टाइप कैसे जो ये जो होते हैं इसमें जो वैल्यूज होती है ये परसेंटेज टर्म्स में होती है। तो एक जो ऐसा फिगर जो परसेंटेज को बहुत अच्छे से दिखा पाता है वो एक पाई चार्ट होता है। जैसे मान लीजिए चाय बनाई, और चाय बनाई और उसके पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दिया कि इसमें भैया 70% जो है वो दूध है, इसमें 20% जो है वो चाय पत्ती है, और 10% जो है वो शक्कर है। तो इसको इस तरीके से पाई चार्ट में भी हम ड्रॉ करके बना सकते हैं। तो कोई भी परसेंटेज वाली चीज जो होती है वो आप बेस्ट होता है कि पाई चार्ट में शो करें, ठीक है। तो इसका आंसर है पाई चार्ट, ठीक है। अब एक सवाल था, थियोरिटिकल सवाल था, शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड था कि बैंकिंग मॉडल क्या होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 ये बोला था कि बैंकिंग मॉडल क्या होता है। तो जैसे बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, बैंक में हमारा खाता खुला रहता है और खाते में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही एक शिक्षण पद्धति में शिक्षक क्या कर रहा है, छात्र के दिमाग में ज्ञान जमा कर रहा है, ठीक है, डिपॉजिट कर रहा है। ये देखिए, ये इस तरीके से। ओके ओके। और इस मॉडल का थोड़ी सी आलोचना होती है कि यह संवाद, पूछताछ, पूछताछ मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। हालांकि ये पूछा नहीं गया था, बस होता क्या ये पूछा गया था, बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए डाला गया कि ये संवाद, पूछताछ और स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थिंकिंग को हतोत्साहित करता है। क्योंकि ऐसा है कि जो आपने डाल दिया वही उसका नॉलेज है। आपने मतलब बैंकिंग मॉडल में जो नॉलेज का डेफिनेशन दे दिया कि टीचर ने जो सिखा दिया वो, भाई इसमें वाद विवाद, संवाद, है ना। और जो थोड़ा सा ये नैरो डेफिनेशन है, सक्रिय डेफिनेशन है, बहुत ब्रॉड डेफिनेशन, और थोड़ी जो ओपन माइंडेड डेफिनेशन होनी चाहिए वैसी नहीं है, ठीक है। तो यह आलोचना ओके, यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ऑप्शन नंबर बी क्या था उसको छोड़ दीजिए। बैंकिंग मॉडल क्या है वो आप समझ गए ना, जैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं वैसे ही टीचर, शिक्षक, जो शिक्षक है वो छात्रों के दिमाग में ज्ञान को जमा कर रहा है, ठीक है। ओके, तो आज के जो सवाल थे 91 टू 101 आई थिंक, ये सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो बताइएगा, और भी क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा। कुछ आपको चेंज करना हो, पेज चेंज करना हो, कुछ आपको लग रहा हो कि कोई चीज़ मिसिंग हो तो भी बताइएगा। और हो सके तो 10ontest.com ये मेरी वेबसाइट है, इस पर जाकर के एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम सोच रहे हैं कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो टीटी के जो टेस्ट सीरीज हैं, हम टेस्ट सीरीज जो है वो भी लॉन्च कर देंगे। ऑनलाइन आप बैठ करके घर में टेस्ट देंगे। और ख़ास बात ये होगी कि जैसे 3 शिक्षकों ने, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3 ने टेस्ट दिए, जो टीचर 1 की कमियां हैं, उसकी जो वीकनेस है, उस इसके हिसाब से एक नया पर्सनलाइज्ड टेस्ट बन करके आएगा। एक नया पर्सनलाइज्ड टेस्ट हम बनाएंगे, ठीक है। 10ontest.com में पर्सनलाइज्ड टेस्ट अलग अलग एग्जाम्स के लिए हम बनाते ही हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो CGTT के लिए भी बना देंगे। जो भी टीचर देंगे आप क्वेश्चन वहां पर कॉमन टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। कॉमन टेस्ट के बेसिस पे जो सभी टीचर्स अटेम्प्ट करेंगे, बेसिस पे आपकी वीकनेस के हिसाब से एक नया पर्सनलाइज टेस्ट बनेगा। फिर पर्सनलाइज टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और इम्प्रूव कीजिए, है ना। तो जल्दी से आप इस वेबसाइट पर जाकर के साइन कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। कंटेंट अच्छा लगा हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं करंट अफेयर्स के भी डेली वीडियो डालता हूँ। अगर आपके कोई छात्र तैयारी कर रहे हों, CGPSC, UPSC, MPPSC, किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उसको देख सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।